हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम मई 2023 के इम्पोर्टेंट जजमेंट्स डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स स्टार्ट राइट अवे। ओके, सो हमारा पहला केस है, उसका टाइटल है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ओके, and the main highlight of the case is Supreme Court permits Jallikattu, upholds Tamil Nadu amendments to Prevention of Cruelty to Animals Act। और इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये जजमेंट दिया। ओके, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कंप्राइज्ड ऑफ जस्टिस के एम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्धा बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय एंड जस्टिस सी टी रवि कुमार। And they upheld the validity of amendments made by Tamil Nadu to the Prevention of Cruelty to Animals Act, thereby permitting the bovine sport Jallikattu। So Jallikattu basically bulls जो होते हैं उनसे रिलेटेड एक स्पोर्ट होता है तमिलनाडु का, ठीक है, जिसको पहले सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था, बट अब इस केस में इसको अलाउ कर दिया है। ओके, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है उसने प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स किए, जिसकी वजह से ये वापस वैलिड हो गया। क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट के जो पहले प्रोविजंस थे उनके अकॉर्डिंग दिस स्पोर्ट वाज, मतलब उन प्रोविजन की चलती दिस स्पोर्ट वाज बैंड। हाउएवर अमेंडमेंट से तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको चेंज कर दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपहेल्ड किया। तो कोर्ट ने क्या कहा? द कोर्ट सेड दैट द अमेंडमेंट्स have been introduced to reduce pain and suffering of bovines and to allow the sport to continue। Okay, now let's see कि जजमेंट में क्या लिखा है। There is no flaw in state action. It is a bovine sport and participation will be allowed as per the rules. Act is not relatable to Article 48 of the Constitution. Incidental impact may fall upon certain types of bulls affecting agricultural activity, but it is referable in present substance to entry 17, list 3 of the 7th schedule to the Constitution of India। तो पिथेन सब्सटेंस अगर देखेंगे तो ये एंट्री 17 जो है लिस्ट 3 की कंकरेंट लिस्ट, उसमें ये जो है इंक्लूड होता है। हेंस तमिलनाडु गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट्स कर सकती थी। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि आर्टिकल 48 जो है, ठीक है, ये जो स्पोर्ट है इट इज नॉट रिलेटेबल टू आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या कहता है? द स्टेट शैल एंडेवर to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines, and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and draught cattle। So basically इसमें जो है स्लॉटर नहीं हो रहा है कैटल का। सो बुल फाइट बेसिकली होती थी, तो अब जो बुल्स हैं, ठीक है, वो इंजर्ड ना हो तो उसके लिए कुछ मेजर्स सजेस्ट किए गए, उसके साथ अभी कंटिन्यू होता है। एंड आगे देख, द कोर्ट ऑल्सो अपहेल्ड लॉज अलाउइंग कंबाला एंड बुल कार्ट रेसिंग इन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। ओके, सो कंबाला और बुल कार्ट रेसिंग जो है इसी से रिलेटेड, मतलब नॉट एग्जैक्टली बुल फाइट बट इसी से रिलेटेड कुछ उसको अलाउ कर दिया गया। एंड कोर्ट ने फर्दर ये बोला that laws do not violate that the laws, okay, do not violate article 51A(g) and 51A(h) of the constitution and thus do not infringe article 14 and 21 of the constitution of India। so कोर्ट ने फर्दर ये भी बोला कि आर्टिकल 51A(g) एंड 51A(h) के अंडर जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको भी इन्फ्रिंज नहीं करता एंड हेंस आर्टिकल 14 और 21 को भी ये इन्फ्रिंज नहीं करता है। तो ये हमें याद रखना है। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट केस, ठीक है, जिसका टाइटल है जिनी धनराजगीर एंड अनदर वर्सेस शिबू मैथ्यू एंड अनदर। ओके, द मेन हाईलाइट ऑफ द केस इज स्पेशल लीव जुरिसडिक्शन शुड नॉट बी यूज्ड टू बाईपास हाई कोर्ट एक्सेप्ट इन स्पेसिफिक सिचुएशंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्पेशल लीव पिटिशन जो है वो फाइल करके
ये जुरिस्डिक्शन अवेल करके आप हाई कोर्ट को बाईपास नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट इन स्पेसिफिक सिचुएशन जहां सही में इसकी जरूरत थी। एंड एसएलपी किसके कौन से आर्टिकल के अंडर फाइल होता है? अंडर आर्टिकल 136। और इस केस में डिवीजन बेंच किसकी थी? जस्टिस ए एस बोपन्ना एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता। एंड द बेंच ऑब्जर्व्ड that parties would not be allowed to invoke special leave jurisdiction to bypass remedies available at the high court level except in two specific situations। दो ऐसी situations भी बताई बेंच ने। The court explained that as a matter of practice, the top court entertains special leave petitions without the high court being approached only when there is a substantial question of general importance or a similar issue is pending for consideration। ठीक है, जहां पे एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन जनरल इंपॉर्टेंस का जो है वो इन्वॉल्व है, एंड दूसरा ऐसा ही कोई सिमिलर इशू जो है ये कंसिडरेशन के लिए पेंडिंग है। ये दो सिचुएशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने बताई जिसमें हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है बाईपास किया जा सकता है बाय द वे ऑफ स्पेशल लीव पिटिशन। ओके, सो यही इस केस के बारे में था। नाउ लेट्स सी ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें मेन हाईलाइट देखते हैं केस की। जजेस आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट, इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि जजेस जो है वो स्टेट के एम्प्लॉय नहीं है, एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो जुडिशरी का पार्ट है। तो स्टेट का कोई हक नहीं है कि उनको कंट्रोल करें या फिर उनको कोई ऑर्डर दें। ओके, सो इन दिस केस a three-judge division bench comprising of CJI DY Chandrachud, Justice V. Ramasubramanian, and Justice P.S. Narasimha. They held that for most litigants in this country, the only physically accessible institution for obtaining justice is the district judiciary. Therefore, its independence assumes even greater significance. तो इसमें जो बेंच है उन्होंने बोला कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की जो हम बात करते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, उसका जो इम्पोर्टेंस महत्व जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाता है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ लिटिगेंट्स हैं वो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के हिसाब से देखें और भी कन्वेंस वगैरह की फिजिबिलिटी के हिसाब से देखें तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है वो उनके लिए सबसे अप्रोचेबल है और वो उसमें ही सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं लिटिगेंट्स। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सबसे ज्यादा जुडिशरी सॉरी सबसे ज्यादा जस्टिस भी डिस्पेंस होता है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के थ्रू। हेंस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। And the court underscored that without impartial and independent judges in district judiciary, justice would remain illusory। तो उन्होंने बोला कि जब तक इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट जजेस नहीं होंगे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में तब तक जो जस्टिस है वो मतलब एक सुपरफिशियल तरीके से हमें लगता रहेगा कि हाँ जस्टिस हो रहा है बट असल में नहीं हो रहा होगा। Now, drawing an important distinction between officers of judiciary and staff of the legislative and executive wings, the court said that judges are not employees of the state but holders of public office who wield sovereign judicial power। तो उन्होंने बोला कि जो जजेस हैं वो स्टेट के एम्प्लॉयज नहीं है, दे आर होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस जिनके पास खुद की एक सोवरेन जुडिशियल पावर है। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द रेशो। The judgment added that the right to fair trial and access to justice is not limited to the physical access to a court, but must also include all necessary prerequisites of a court, such as infrastructure and an unbiased, impartial and independent judge। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि राइट टू फेयर ट्रायल और एक्सेस टू जस्टिस है ये फिजिकली कोर्ट में अपियर होने तक लिमिटेड नहीं है। लिटिगेंट एक बार कोर्ट में चले जाते हैं तो उनको कुछ नेसेसरी प्रीरिक्विजिट्स हैं जो मिलने चाहिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और जो जज है वो खुद अनबायस्ड, इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सो ये इस केस का समरी था। नाउ
Let's move to the next case. MSDN Singh वर्सेस कमीशन ऑफ इनकम टैक्स। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेनली हाईलाइट किया दैट अ थीफ कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज ओनर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 69A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ओके, सो इस केस में जो डिवीजन बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, विच कंप्राइज्ड ऑफ जस्टिस के एम जोसेफ एंड जस्टिस ऋषिकेश रॉय, दे रूल्ड दैट अ थीफ, एक चोर जो है वो प्रॉपर्टी का ओनर रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता अंडर सेक्शन 69A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ओके, द कोर्ट टुक द व्यू दैट फॉर सेक्शन 69A 16A IT Act to apply, the assessing officer must find the assessee to be the owner of the article of goods under the provision। जो जो तो जो 69A है IT Act का, उसको अभी हम सर्च करके देख लेते हैं। सो लेट्स सी सेक्शन 69 क्या बात करता है। ओके, सो सेक्शन 69A का लैंग्वेज है अनएक्सप्लेन्ड मनी। ओके, and its languages wherein any financial year the assessee is found to be the owner of any money other valuable article, and such money, bullion, jewelry or valuable article is not recorded in the books of account if any maintained by him or any source of income, and the assessee offers no explanation about the nature and source of acquisition of the money, bullion, jewelry or other valuable article, or the explanation offered by him is not in the opinion of the ITO satisfactory, the money and the value of the bullion, jewelry or other valuable article may be deemed to be the income of the assessee for such financial year। बेसिकली इसमें बोला गया है कि सेक्शन 69A ऑफ IT Act इट सेज दैट unexplained money and jewelry or any sort of asset whatsoever, if it is not declared by the SSE and no suitable explanation is given around it, then it will be considered to be the part of the income for that SSE for that financial year। Okay, so basically now that you know what 69A of income tax act is, so Supreme Court in the applicability of 69A practical applicability को मतलब एनालाइज करते हुए उन्होंने बोला कि जो ओनर है जो थीफ है जिसके पास कोई प्रॉपर्टी, तो उसको ओनर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा बिकॉज ही हैज नो रीजनेबल टाइटल। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड। It would be straining the law beyond justification if the court were to recognize a thief as the owner of the property within the meaning of Section 69A. Recognizing a thief as the owner of the property would also mean that the owner of the property would cease to be recognized as the owner, which would indeed be the most startling result। Okay, so court ने बोला कि this would make no sense if a thief would be deemed as the owner of the property, then it will clash with other laws, and also the owner of who is someone who is the actual owner of the property will not be considered as the owner of that property, so that will cause a lot of ruckus in the legal periscope। Okay, hence the Supreme Court pronounced that thief cannot be recognized as owner of property under Section 69A of Income Tax Act। Okay, the court placed reliance on the commentary titled Sampath Iyengar's Law of Income Tax। Please remember this. This could be asked. Okay, which stated that the assessee must be the owner before anything in his possession can be deemed to be his income. Therefore, in a case of a stolen property, a thief cannot be its owner। The court further relied on the decision in the case of Additional Commissioner of Income Tax versus S. Pichai Manikan Chettiar। Okay, remember the name of this case because it was referred and it is highlighted prominently, wherein it was observed that an SSC convicted under the Customs Act for being in possession of gold could not be assessed under Section 69A IT Act। So कुछ similar ही था इस केस में, hence the Supreme Court came to this conclusion। So now let's move to the next case। No immunity from statute merely because contract is entered in president's name। Okay,
सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जस्ट मेयरली बिकॉज यू एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट अंडर इन प्रेसिडेंट्स नेम, इट डजंट मीन कि आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी है वो ही खत्म हो जाएगा. ओके, सो इन द केस टाइटल इज एमएस ग्लोक एशिया पैसिफिक लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. So in this case, a three-judge bench, okay, which comprised of Chief Justice of India, Shri D.Y. Chandrachud, Justice P.S. Narasimha, and Justice J.B. Pardiwala. So the bench, while educating on an application for the appointment of an arbitrator, has held that when the government chooses to enter into a contract, such contract entered into in the name of President of India does not create an immunity against the application of any statutory prescription imposing conditions on parties to an agreement. ओके, सो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि कोई इम्यूनिटी नहीं है अगर प्रेसिडेंट के नेम में कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाए. ओके, इन दिस केस द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द यूनियन ऑफ इंडिया is a party to the contract in respect of which arbitration is being invoked. Therefore, the arbitrator appointed by union, who is an employee of the union, is ineligible to be appointed as the arbitrator as per para 1 of Schedule 7 read with section 12 clause 5 of Arbitration and Conciliation Act 1996. Okay, so basically ये बोलता है कि जो पार्टी when they're going into arbitration तो खुद के ही एम्प्लॉय को या फिर जो कोई रिलेटेड कोई भी शख्स है उसको आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं. सो बेसिकली इसमें ये इम्यूनिटी लिया जाता है कि तो प्रेसिडेंट के नेम में, तो बोला था इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं होगी. सो वाइल प्लेसिंग रिलायंस ऑन द जजमेंट in Chaturbhuj, Vithaldas Jasani versus Moreshwar, Parshuram and others 1954, the court opined that a contract to which the government is a party must be formed by its agents in conformity with form given by Article 299, Clause 1 of the Constitution. Otherwise, such a contract cannot be enforced as at the instance of any contracting party. So, Supreme Court ने इसमें इस केस पे भी स्ट्रेस किया पुराने छतरभुज विठलदास जसानी वर्सेस मोरेश्वर परशुराम एंड अदर्स, एंड कोर्ट ने इसमें जो ओपाइन किया था उसको भी यू हैव टू रिमेम्बर. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस. Judicial review cannot be exercised to reappreciate evidence in departmental inquiry proceedings. Okay. केस टाइटल है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड अदर्स वर्सेस अजीत सिंह एंड अदर्स. सो इस केस में जो डिवीजन बेंच थी, इट कंप्राइज्ड ऑफ जस्टिस अभय सोकन, जस्टिस राजेश बिंदल, एंड द बेंच हेल्ड दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट while exercising its power of judicial review cannot decide the case as if it is the first stage of the case or as if an inquiry is still being conducted and inquiry report being prepared. So उन्होंने बोला ये जो काम है ये ट्रायल कोर्ट का है और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट व्हेन दे आर एक्सरसाइजिंग देयर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो उसमें वो जो अर्लियर स्टेजेस होते हैं किसी भी ट्रायल के उसकी तरीके से इस केस को कंटिन्यू नहीं कर सकते बिकॉज दे कैन नॉट रीअप्रिशिएट एविडेंस. दे कैन ओनली टॉक अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द एविडेंस विच हैज बीन ऑलरेडी प्रेजेंटेड एंड जो इंक्वायरी रिपोर्ट ऑलरेडी बन चुकी, फ्रेम हो चुकी है, उस पर वो बात कर सकते हैं. ओके, ना कि दे कैन रीअप्रिशिएट अ न्यू एविडेंस. ओके, नाउ द कोर्ट ऑब्जर्व दैट एविडेंस कैन नॉट बी रीअप्रिशिएटेड एट द स्टेज ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग. तो उन्होंने साफ कर दिया इस चीज को. नाउ इन होल्डिंग सो द कोर्ट सेट असाइड एन ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट. ठीक है, ये ध्यान रखना है कि कोर्ट ने एक हाई कोर्ट का ऑर्डर सेट असाइड किया था जिसमें हाई कोर्ट ने क्या किया था, whereby the punishment inflicted upon an employee in departmental proceedings was set aside. The court noted that the High Court had reappreciated evidence at the stage of intra-court appeal. Okay, so the bench placed reliance on Deputy General Manager Appellate Authority versus Ajay Kumar Srivastava 2021. So इस केस को आपको याद रखना है. Okay, and इस केस में हुआ क्या था, it was held that in judicial review a constitutional court can only evaluate the decision making process and not the merits of decision itself. It is to ensure fairness in treatment and not to ensure fairness of conclusion. So इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला था
कि जब जुडिशियल रिव्यू होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इवेल्युएट कर सकती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। वो जो मेरिट्स हैं केस के उनके ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते, एंड मेरिट्स हैं डिसीजन के उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। एंड ये इंश्योर किया जाता है कि फेयरनेस जो है ट्रीटमेंट में, फेयरनेस इन ट्रीटमेंट इंश्योर हो, ना कि फेयरनेस ऑफ कंक्लूजन। ओके, ये तो ये केस था। नाउ लेट्स लुक एट नेक्स्ट केस which is Prakash Nishad at Kevat Janak Nishad versus State of Maharashtra. So this is the title of the next case. And इसमें क्या बोला किया, इसमें मेन हाईलाइट थी सेक्शन 53A CRPC samples collected from accused must be sent to lab as soon as possible. Okay, so इस केस में एक 3 judge bench थी which comprised of Justice B.R. Gawai, Justice Vikram Nath, and Justice Sanjay Karol. And the bench, while setting aside a death sentence imposed on a convict for allegedly sexually assaulting and killing a minor girl, observed that forensic samples, when collected, shall be sent to lab without any delay so that the possibility of contamination or diminishment in value can be ruled out. The court further noted that there shall be compliance of Section 53 of CRPC and that the chain of custody of samples collected shall be maintained. Okay. In this case, the court noted that as per the documents on record, the samples of the blood and semen of the appellant were sent for forensic analysis. However, the court observed that there was nothing on record to establish as to who took such samples, on what date, on how many occasions, and why they were not sent all at once. It was further observed by the court that none of the police officials had testified about whether the formalities for keeping the samples safe and secure had been complied with. So the court relied upon its own decisions in Krishna Kumar Malik versus State of Haryana, इसको याद रखना, and Rajendra Prahlad Rao Vasnik versus State of Maharashtra. You have to remember these cases as they were directly referred, wherein it was held that if reasonable grounds exist, then a medical examination as postulated by Section 53A Clause 2 CRPC must be conducted, and that includes an examination of the accused and description of material taken from the accused for DNA profiling. सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेक्शन 53A का ध्यान रखते हुए आपको जल्द से जल्द जो सैंपल्स वगैरह आपने कलेक्ट किए हैं मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह के लिए, जो चीज़ें कलेक्ट किया है आपने, जो इंक्वायरी की है, उसको तुरंत लैब में भेजना चाहिए, जैसे डिमिनिशमेंट जो है इन वैल्यू एंड इफेक्टिवनेस जो है, जो एविडेंस कलेक्ट हुआ है वो डिमिनिशन है. ओके, this was about this case. Now let's look at the next case. So the title of the case is Silpa Shailesh versus Varun Srinivasan. Okay, and एक केस था, इसमें बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी ऑफ जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस विक्रम नाथ, and Justice J.K. Maheshwari. And the bench held that the court exercise its plenary powers under Article 142 of the Constitution to grant a decree of divorce to consenting parties in cases of irretrievable breakdown of marriage. Okay, so कोर्ट ने बोला कि एक प्लीनरी पावर होती है, एक प्लीनरी जुरिस्डिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की अंडर आर्टिकल 142, जिसके अंदर वो कोई डिक्री या ऑर्डर पास कर सकते हैं. ओके, या फिर किसी को एग्जामिनेशन वगैरह के लिए भी बुला सकते हैं, किसी को समन भी दे सकते हैं. ये आप आर्टिकल 142 में देख सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. ओके, सो court held that the 6 month period prescribed under Hindu Marriage Act can be dispensed with. तो कोर्ट ने बोला कि जब बहुत ही ज्यादा चीजें टॉक्सिक हो रही हो अगर किसी भी मैरिज में, तो ये जो 6 मंथ का पीरियड प्रिस्क्राइब होता है हिंदू मैरिज एक्ट में, बिफोर द डिवोर्स इज सैंक्शन या फिर बिफोर द डिग्री फॉर द डिवोर्स इज पास बाय कोर्ट, तो उससे पहले जो 6 महीने का पीरियड होता है साथ रहने का, इसको डिस्पेंस किया जा सकता है व्हेन द थिंग्स हैव बिकम really toxic in a marriage. Okay, so the bench said Article 142 must be considered in light of the fundamental public policy. It should not contravene a non-derogable function of the Constitution. Court under the power is empowered to do complete justice. Okay, so basically Article 142 के पीछे का वो क्या है,
rational that the court is empowered to do complete justice. ओके, तो उसमें वो ऑर्डर और डिक्री भी पास कर सकते हैं. और आर्टिकल 142 जो है, इट मस्ट बी कंसिडर्ड इन लाइट ऑफ फंडामेंटल पब्लिक पॉलिसी. Pertinently, the court said that divorces can be granted through such a route even when one of the parties opposes such a decree. तो अगर कोई एक पार्टी इस डिग्री को अपोज कर रहा है और कोई एक पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा अनबेरेबल हो रहा है, तो भी ये डिवोर्स जो है ग्रांट किया जा सकता है थ्रू सच. द बेंच हाउएवर अपहेल्ड प्रेसिडेंट्स दैट सेड द हायर कोर्ट्स कुड नॉट बी मूव डायरेक्टली बाय द पार्टीज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. तो ये जो है, ये एकदम बहुत ही जो रेयर केसेस है उसमें ये होगा. बार बार हाई कोर्ट्स जो है उनको अप्रोच नहीं किया जा सकता कि समझ के कि नाउ वी हैव गॉट एन ऑल्टरनेटिव रूट. तो ये लोअर कोर्ट्स का सब पछड़ा हटाओ, सीधा हम सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं, या हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं. सो दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन. द रीजन हैज टू बी वेरी रेयर. और मतलब ऐसा कि नाउ द मैरिज कैन कॉज वायलेशन ऑफ ग्रेव वायलेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स. अगर ऐसा कोई केस है तो इस रूट में जाया जा सकता है. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट केस जिसका टाइटल है जसबीर सिंह वर्सेस NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. एंड द मेन हाईलाइट ऑफ द केस इज charge sheet not having authorities valid sanction, no ground for grant of default bail under section 167 CRPC, said the Supreme Court. And इसमें बेंच जो थी, it was a 2-judge division bench including CJI DY Chandrachud and Justice JB Pardiwala. And the bench held that an accused is not entitled to default bail under section 167 clause 2 of the Code of Criminal Procedure on the ground that charge sheet filed within the time period does not have valid sanction of authority. So the court held that whether sanction is required or not is to be considered during the stage of taking cognizance of the offense, and it cannot be said that taking sanction from an authority is part of the prosecution process. Hence, it found no merit in the argument that charge sheet without sanction is not a valid charge sheet. तो बेसिकली कोर्ट ने बोला कि चार्जशीट जो है उसको डिस्पेंस ऑफ नहीं किया जा सकता ऑन द मेयर ग्राउंड दैट वैलिड सैंक्शन ऑफ अथॉरिटी नहीं लिया गया विद इन द एप्लीकेबल टाइम पीरियड. और इसमें जो है कोर्ट ने ये तर्क दिया कि जो चार्जशीट है, जो ये सैंक्शन का रिक्वायरमेंट है अंडर 167 क्लॉज सबसेक्शन 2, ये जो है ये जब कॉग्निजेंस लिया जाता है ऑफेंस का उस स्टेज पे कंसिडर किया जाता है, ना कि चार्जशीट वाले स्टेज पे. तो जब ये उस स्टेज पे कंसिडर किया जाना है जब कॉग्निजेंस लिया जाएगा ऑफेंस का, तो पहले ही चार्जशीट को जो है मतलब इनवैलिड चार्जशीट क्यों करार दिया जाए. जब ये बाद में इस पे डिस्कशन होगा तो चार्जशीट से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी अंडर दिस सेक्शन. मतलब अगर सैंक्शन किसी अथॉरिटी से नहीं लिया गया तो जरूरी नहीं है कि इस चार्जशीट को इनवैलिड चार्जशीट डिक्लेयर कर दिया जाएगा. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट केस जिसका टाइटल है सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स. एंड द मेन हाईलाइट ऑफ द केसेस, तो बेसिकली महाराष्ट्र में जो पूरा इशू हुआ था और जो पूरा दंगल हुआ था, शिवसेना के 2 टुकड़े हुए थे, उसके बारे में केस है. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि शिंदे सर जो है ही विल कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर, दो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया दैट गवर्नर वाज रॉन्ग टू कंक्लूड उद्धव ठाकरे हैड लॉस्ट मेजोरिटी. प्रॉपर फ्लोर टेस्ट होना चाहिए था एंड गलती तो थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फिर भी शिंदे सर जो है वो सीएम तो रहेंगे, ही विल कंटिन्यू टू बी द सीएम. सो यहाँ पे काफी डिप्लोमेटिक जो है रूट लिया सुप्रीम कोर्ट ने. एंड इसमें जो बेंच थी वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी विच कंप्राइज्ड ऑफ CJI DY Chandrachud, Justice MR Shah, Justice Krishna Murari, Justice Hema Kohli, and Justice PS Narasimha. And the bench held that the decision of former Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari to call for a floor test based on the request of 34 MLAs of the Eknath Shinde faction was incorrect. It opined that Koshyari did not have enough objective material before him to conclude that then Chief Minister Uddhav Thackeray had lost the confidence of the House.
तो कोर्ट ने बोला कि कोर्ट को ये नहीं लगा कि कोश्यारी के पास इनफ ऑब्जेक्टिव मटेरियल था टू कंक्लूड और टू बिलीव कि जो द देन चीफ चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने हाउस का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज कर दिया था या फिर अविश्वास उनके खिलाफ क्रिएट हो गया था। तो इसका कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं था। ओके, द कोर्ट हेल्ड दैट द स्टेटस quo cannot be restored now since ठाकरे did not face the floor test but chose to resign। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो स्टेटस quo है वो अब रिस्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि ठाकरे जो है उन्होंने फ्लोर टेस्ट फेस नहीं किया एंड उन्होंने खुद ने रिजाइन कर दिया। ओके, हेंस द कोर्ट सेड that the governor's decision to call Eknath Shinde to be sworn in as chief minister was correct। हेंस सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला कि ऑल्दो इट वाज रॉन्ग कि उन्होंने जो है कंक्लूड कर लिया बड़े इजीली कि उद्धव ठाकरे हैड लॉस्ट मेजोरिटी, बट सिंस उद्धव ठाकरे ने खुद ही रिजाइन कर दिया था तो एकनाथ शिंदे को जो शपथ दिलाई गई चीफ मिनिस्टर की वो सही थी। ओके, द कोर्ट however underlined that the governor could not have doubted the majority of the Thackeray government and dissatisfaction of some MLAs was not enough to call the floor test। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नर को ऐसे डाउट नहीं करना चाहिए था कि या फिर उनको ये कंक्लूड नहीं करना चाहिए था कि उनके खिलाफ अविश्वास जो है वो क्रिएट हो गया है लेजिस्लेटिव असेंबली में एंड कुछ एमएलए ग्रुप्स हैं उनका डिससेटिस्फेक्शन जो है इट वाज नॉट इनफ टू कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट। बट सिंस उद्धव ठाकरे जी ने खुद ही रिजाइन कर दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जब इन्होंने रिजाइन ही कर दिया है तो फिर क्या बात रही, फिर तो एकनाथ शिंदे को जो शपथ दिलाई गई वो सही है। कोर्ट ने एग्जैक्टली बोला इवन इफ इट इज अज्यूम्ड दैट एमएलएज वांटेड टू लीव द गवर्नमेंट इट वाज ओनली डिससेटिस्फेक्शन पोर्ट्रेट। ओके, सिर्फ डिससेटिस्फेक्शन जो है वो पोर्ट्रे किया था। फ्लोर टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मीडियम टू सॉल्व अ इंटर पार्टी डिफरेंस और इंटर पार्टी डिफरेंसेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और खास चीज ये बोली कि जो फ्लोर टेस्ट है उसको एक टूल की तरह यूज नहीं किया जा सकता टू सॉल्व एन इंटर पार्टी डिफरेंस कि पार्टी के आपस में गुटबाजी हो गई है, पार्टी में आपस में लड़ाई मच गई है तो फ्लोर टेस्ट जो है उसको इस तरीके से यूज नहीं किया जाएगा कि इस जो डिफरेंस को सॉल्व करने के लिए भाई फ्लोर टेस्ट पे फ्लोर टेस्ट करे जाओ। या फिर इंटर पार्टी डिफरेंसेस भी हैं आपस में जिन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी उनके बीच में भी अगर मन मुटाव है तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्लोर टेस्ट मतलब फ्लोर टेस्ट ऐसे रिकमेंड कर दो जैसे आजकल डॉक्टर्स डायबिटीज बीपी इन सब के लिए टेस्ट रिकमेंड करते हैं बिकॉज अ वेरी इट इज अ वेरी ऑब्जेक्टिव टूल। ओके, एंड इसको तभी यूज किया जाना चाहिए व्हेन इट इज डीम्ड quintessential। Okay, so there's difference between a party not supporting government and members of some political party being unhappy। कोर्ट ने ये भी बोला कि एक पार्टी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही है या फिर कुछ मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के जो नाखुश हैं उसमें डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को गवर्नर को समझना चाहिए था। सो ये था इस केस में। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट केस। अब बाकी ये जो पुराना वाला केस है ये अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि काफी लाइमलाइट में रहता है, काफी न्यूज में रहता है ये। नाउ द टाइटल ऑफ द नेक्स्ट केस इज Korean Institute Educational Society versus Om Shri Thakurji Educational Society, and the main highlight of the case is Supreme Court ने बोला not everything said by a judge while pronouncing judgment constitutes precedent। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जज के द्वारा जो जजमेंट दी जा रही है उसमें हर कुछ जो बोला गया है वो प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता। जैसे अभी एक रीसेंट जजमेंट था जिसमें आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द जज, उन्होंने जो है बोन जोवी एक बैंड है उसका सॉन्ग है इट्स माय लाइफ, तो कंक्लूड करते हुए उन्होंने इट्स माय लाइफ के लिरिक्स जो है वो लिखे थे जजमेंट में। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि उसको प्रेसिडेंट मान लिया जाएगा कि अब से ये सॉन्ग लिखा जाने लग जाएगा। तो हमें इस चीज में सब्जेक्टिवली नहीं काफी ऑब्जेक्टिवली सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऐसा कहना था और जो इसमें बेंच थी वो 2 जज डिवीजन बेंच थी जिसके पार्ट थे जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस एम सुंदरेश। एंड द बेंच ऑब्जर्व दैट नॉट एवरीथिंग सेड बाय अ जज व्हेन प्रोनाउंसिंग अ जजमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्रेसिडेंट। ओके,
And the court observed, it is not everything said by a judge when giving judgment that constitutes a precedent. The only thing in a judge's decision binding as a legal precedent is the principle upon which the case is decided. And for this reason, it is important to analyze a decision and isolate from it the obiter dicta. Okay. सो कोर्ट ने बोला कि जो प्रिंसिपल है, ठीक है, जिसके ऊपर केस डिसाइड हुआ है, वो जो है उसका लीगल प्रेसिडेंट सेट होगा. So the bench noted that although there are many judgments on the distinction between ratio decidente and obiter dicta, two verdicts hold the field, namely State of Gujarat versus Utility Users Welfare Association and Jayant Verma versus Union of India. So इन केसेस में जो है रेशियो डिसिडेंटी और ओबिटर डिक्टा का जो डिफरेंस है वो समझाया गया था. प्लीज डू रेफर दिस केसेस, सिंस ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया है, तो इन पे ध्यान दीजिएगा while रिवाइजिंग. नाउ द नेक्स्ट केस इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस Deloitte Haskins. तो मेन हाईलाइट ऑफ दिस केस इज सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स constitutional validity of section 140 subsection 5 of Companies Act. Supreme Court says auditors cannot escape being probed if they resign. Okay, so in this case, a division bench comprising of Justice M.R. Shah and Justice M.M. Sundaresh set aside an order of the Bombay High Court that had quashed the Serious Fraud Investigation Office complaint against Deloitte Haskins and Cells and KPMG, ARM, BSR and Associates in connection with the infrastructure leasing and financial services financial fraud case. The court held that the High Court erred in holding that the resignation of auditor means that proceedings against auditor before the NCLT under section 140 clause 5 will end. It explained that if such a position is taken, auditors whenever they face proceedings will resign and that this could not have been the legislature's intention. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर 140 क्लॉज 5 को इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा और एनसीएलटी के अंडर अगर किसी की प्रोसीडिंग चल रही है किसी ऑडिटर की फ्रॉड वगैरह के केस में, किसी भी मेल प्रैक्टिस में, तो अगर इस इंटरप्रिटेशन को जो है कंटिन्यू किया जाएगा तो हर कोई ऑडिटर जो है जो फ्रॉड केस में बचा होगा वो रिजाइन देके बच निकल लेगा पतली गली से. तो ऑडिटर्स जो हैं उनकी जवाबदेही बनाने के लिए, उनको आंसरेबल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि सेक्शन 140 क्लॉज 5 जो है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी हम अपहोल्ड करते हैं. एंड जो ऑडिटर्स है दे कैन नॉट एस्केप बीइंग प्रोब्ड एंड बीइंग पार्ट ऑफ अ प्रोसीडिंग, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो हर कोई जो ऑडिटर है जो फ्रॉड वगैरह इन सब में फंसेगा वो रिजाइन करके अपना जो आंसरेबिलिटी है उनसे बच जाएगा, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनसे भाग जाएगा. ओके, सो यही था इस केस में. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट केस विच इज मोसेर बेर कर्मचारी यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स. सो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला they basically uphold the validity of section 327 clause 7 of Companies Act. So इस केस में डिवीजन बेंच थी of Justice M.R. Shah and Sanjeev Khanna, and the bench rejected a challenge to the constitutional validity of provisions of the Companies Act that exclude statutory claims of workers' dues when a firm is undergoing the insolvency process. So the court opined that any unpaid dues of workers are adequately and significantly protected in terms of the waterfall mechanism prescribed by Section 53 of Insolvency and Bankruptcy Code. Pertinently, the court said that in such matters, the government had to be given leeway and some sacrifices will result. So Supreme Court ने बोला कि ये जो Section 327 subsection 7 है, which exclude the statutory claims of workers' dues when a firm is undergoing insolvency process, तो ये जो exclusion है ये जो है ये किसी रीजन से, क्योंकि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में सेक्शन 53 जो है उसमें वाटरफॉल मैकेनिज्म के अंडर ये जो अनपेड वर्कर्स हैं और इनके जो ड्यूज हैं दे आर एडिक्वेटली एंड सिग्निफिकेंटली प्रोटेक्टेड. ओके, सो गवर्नमेंट जो है उसको थोड़ा लीवे देना चाहिए. एंड ऑल्सो रेजोल्यूशन प्रोसेस जब CIRP प्रोसेस चल रहा है तो उसमें भी थोड़ा उस प्रोसेस पे भरोसा जताना चाहिए. हेंस सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया एंड दे अपहेल्ड the constitutional validity of section 327 clause 7 of Companies Act. Okay, now let's look at the last
recent important case of May 2023. It is CS Gopalakrishnan, etc. versus State of Tamil Nadu and others. And the Supreme Court upheld the validity of Tamil Nadu Highways Act. So basically, in this case, the bench comprised of Justice Dinesh Maheshwari and Justice P.V. Sanjay Kumar, and the bench upheld the validity of Tamil Nadu Highways Act, stating that the act cannot be struck down on the ground that its provisions discriminate or are arbitrary when compared with the provisions of the central law, the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation, and Resettlement Act 2013. Okay. So the court said that a state law could be contrary to the central law but would stand protected under Article 254, Clause 2 after it receives the assent of the President of India. Okay. So कोर्ट ने बोला कि अगर स्टेट लॉ कंट्री है सेंट्रल लॉ से, still it would stand protected under Article 254, Clause 2 after it receives the assent of President of India. Okay. Hence, merely because there is discrimination between the two statutes, it will not be a ground to invalidate the state law. So the bench ruled it. Okay. So it was a general question of constitutional law. So with this, we end our digest for May 2023. And in the next class, we will discuss the cases of April 2023, the important cases of April 2023. Pronounced by Supreme Court. Okay. Bye bye. Take care. All the best for your exam.